हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेड ज्ञान। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम पॉलिटी फाउंडेशन बैच में पढ़ेंगे आर्टिकल 32 के बारे में और जो आपके 5 रीट होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्लास नंबर है वो है क्लास नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लासेस डिस्कस कर ली हैं, जिसमें हमने भाग 1 में यानी कि हमने पहले देखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपका इंट्रोडक्शन। फिर हमने भाग 1 में जितने सारे आर्टिकल थे 1 से 4 तक वो कंप्लीट कर लिया है। भाग 2 में आपके जो आर्टिकल थे 5 से लेके 11 तक उसको कंप्लीट कर लिया है। और भाग 3 में जो आपके आर्टिकल थे जो 12 से लेके 31 आर्टिकल आपके थे उसको डिस्कस कर लिया है और 32 से आगे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, तो पहले हम क्या करेंगे, एक क्विक रिवीजन करेंगे भाग 3 में जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। देखो क्यों मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हो ना तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और आपको पूरा याद हो जाता है। और हमारे जो ग्रेड ज्ञान का जो फंडा है वो ये है कि आपको यहीं पे सारी चीज़ें याद होनी चाहिए क्लास में ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जाके घर पे जाके नोट्स देखोगे फिर याद करोगे। तो चलिए देखते हैं और आप याद कीजिए कि कैसे आप भाग 3 के जो आपके आर्टिकल्स हैं उनको याद कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार क्विक रिविजन करते हैं आर्टिकल 12 से लेके 31 तक का। तो देखो आपका जो आर्टिकल 12 है, मैं छोटा ही नोट बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना क्योंकि इसको मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। देखो आर्टिकल पहले भाग 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 क्या कहता है? पार्ट 3 आपका मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार से संबंधित है। इसमें कितने आर्टिकल आते हैं? इसमें आर्टिकल आते हैं 12 से लेके 35 तक। इतना तो सबको याद होगा, पहले ही बताया था। अब देखो आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 कहता है कि इसमें आपका राज्य की परिभाषा वर्णित है, ठीक है। आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 कहता है अल्पीकरण, यानी कि अगर कोई मूल अधिकार है दूसरे मूल अधिकार का हनन कर रहा है तो वो मूल अधिकार हटा दिया जाएगा, तो ये होता है अल्पीकरण। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि रंग रूप जाति भेद के रूप में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। 16 क्या कहता है? 16 ये कहता है कि सबको समान अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, यानी कि लोक नियोजन के समान अवसर मिलेंगे, ठीक है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत को हटाया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत होगा। आर्टिकल 19 देखते हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है इसमें आपके विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का डिस्कशन है, जैसे आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया, कहीं घूमने की स्वतंत्रता हो गई, आपका संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो गई। तो आर्टिकल 19 इससे डील करते हैं। आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 है आपका, इसमें आपका एक गलती की एक सजा की बारी बात की गई है कि उसी टाइम अगर आपने एक गलती की है तो उसका एक ही सजा मिलेगा और आप क्या कर सकते हो कि उसी टाइम का आपका सजा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आगे आने वाले टाइम में अगर कोई कानून चेंज होंगे तो उसके मुताबिक ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 डील करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से और इसमें आपका निजता का अधिकार भी आता है, ठीक है। आर्टिकल 21 का क क्या कहता है? ये आपका शिक्षण का अधिकार देता है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है। आर्टिकल 23 क्या कहते हैं? आर्टिकल 23 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 24 क्या कहते हैं? आर्टिकल 24 कहता है कि 14 से कम वर्ष की आयु को आप कोई कठिन कार्य उससे नहीं कराओगे, ठीक है। आर्टिकल 25 क्या कहते हैं? आर्टिकल 25 डील करता है आपका व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता से। आर्टिकल 26 क्या कहते हैं? आर्टिकल 26 डील करता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता से। आर्टिकल 27 क्या कहते हैं? आर्टिकल 27 कहते हैं कि जो सभी जो धार्मिक धन होंगे वो क्या होंगे? टैक्स फ्री होंगे, ठीक है। आर्टिकल 28 क्या कहते हैं? आर्टिकल 28 कहते हैं कि जो सरकारी धन से जो संस्थाएं सरकारी संस्था हैं वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये कौन कहते हैं? 28 कहता है आर्टिकल। आर्टिकल 29 क्या कहते हैं? आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा उनको प्रवेश से लेके संस्थान में, ठीक है। अगर कोई अल्पसंख्यक आता है तो उससे कोई भेदभाव नहीं होगा, ये आर्टिकल 29 कहते हैं। आर्टिकल 30 क्या कहते हैं? आर्टिकल 30 कहता है कि अगर अल्पसंख्यक चाहें तो वो अपनी क्या कर सकते हैं? अपनी संस्था खोल सकते हैं। आर्टिकल 31 क्या कहता है? आर्टिकल 31 कहता है कि संपत्ति का अधिकार था जो कि अभी वर्तमान में क्या है, इसको समाप्त कर दिया गया और इसको 300 के क कानूनी अधिकार में बना दिए गए। तो ये आपके हैं पार्ट 3 में 12 से लेके 31 तक आर्टिकल, जिसको हमने क्विक रिवीजन से देख लिया। इसको हमने पहले ही ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में कवर कर लिया था, इसलिए हमने इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करके इसको नहीं बताया, ठीक है। ये आपका क्विक रिवीजन हो गया। अब हम देखते हैं कि आपका आर्टिकल 32 है क्या, ठीक है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो देखो आर्टिकल 32 क्या है?
ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका पूरे संविधान में। क्यों? क्योंकि इससे देखो, इसमें क्या होता है ना कि जो आपके पूरे मूल अधिकार हैं, यानी कि 12 से लेकर 35 तक जो आपको अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं, उस मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला ये क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है, अगर ये मूल अधिकार नहीं रहेगा तो आपके मूल अधिकार संरक्षित नहीं रहेंगे। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज से बताता हूँ कि जैसे आपने क्या किया होगा, मोबाइल परचेज किया होगा। ठीक है, तो जब मोबाइल परचेज करते हो तो आप क्या करते हो, आप या तो दुकान से लेते हो या फिर ऑनलाइन मंगाते हो। तो इस टाइम हम लेते हैं दुकान का एग्जांपल। तो जब आप दुकान से गए मोबाइल खरीदने के लिए, तो जो आपका सेलर होता है वो क्या देता है, आपको एक गारंटी कार्ड देता है जिसको आप मोबाइल के साथ मिलता है। फिर आपका जो अब जहाँ से परचेज करते हो, यानी कि जो कंपनी होती है वो क्या होता है, गारंटर होता है। तो कंपनी आपकी मोबाइल का गारंटर होता है और आपके साथ क्या मिलता है, गारंटी कार्ड मिलता है। आप गारंटी कार्ड को लेकर कहाँ जाते हो, गारंटर के पास जाते हो। तो आपकी कोई भी दिक्कत होती है अगर गारंटी पीरियड में है तो वो क्या होगा, आपका मोबाइल रिप्लेस या फिर बन जाता है। वैसे ही क्या होता है, आर्टिकल 32 है, आपका मूल अधिकार मान लो कि मोबाइल है। अगर मोबाइल में कोई दिक्कत हो, यानी कि आपके मूल अधिकार में का हनन हुआ, तो आपके पास क्या है, अगर जैसे मोबाइल में आपके पास गारंटी कार्ड है, वैसे ही आपके संविधान में आर्टिकल 32 है। इस कार्ड के थ्रू आप किसके पास जाओगे, गारंटर के पास। इसमें गारंटर कौन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आपके मूल अधिकार का रक्षा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके मूल अधिकार का उपचार हो रहा है। तो इसलिए आर्टिकल 32 को हम बोलते हैं संवैधानिक उपचार। क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचार। अब देखो, इस बात से इसको अंदाजा लगा सकते हो कि ये आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है। जो आपके भीमराव अंबेडकर जो थे, इस आर्टिकल को क्या बोले हैं, इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा और हृदय बोले हैं। अब देखो, कोई आत्मा और हृदय तो ऐसे बोलेगा नहीं, इसकी कुछ ना कुछ खूबी होगी। तो आपको पता चल गया कि इसकी खूबी क्या है। इसकी खूबी ये है कि अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे। ठीक है, और पूरे संविधान में कहीं भी कंगाल डालो तो आपको कोई ऐसा आर्टिकल नहीं मिलेगा, यानी कि कोई आपको ऐसा अधिकार नहीं मिलेगा जो आपको ये पावर देता हो कि आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाओ। आपको क्या करना होता है, अगर आपका कोई अधिकार का हनन होता है तो आपको पहले लोअर कोर्ट जाना पड़ता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आपको हाई कोर्ट, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो। लेकिन आर्टिकल 32 में आप डायरेक्ट कहाँ जाते हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हो। ठीक है, अब देखो, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब इस पे क्या होता है, सपोज करो कि आपके जो पंडित लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो चुरकी रखते हैं। ठीक है, अगर कोई चुरकी काट दे तो क्या होगा, उनका धार्मिक, यानी कि जो उनका व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, उनका क्या होगा, हनन हो रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका आर्टिकल 25 आपको देता है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि पंडित जी चुरकी रख सकते हैं। अगर ये ऐसा कोई करता है तो वो आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं और आपके खिलाफ क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारे संविधान का पावर है। ऐसे ही मान लीजिए जो आपके मौलाना साहब हैं, अगर उनकी कोई दाढ़ी है, अगर वो उनकी दाढ़ी कोई काट देता है तो ये भी क्या है, आर्टिकल 25 के थ्रू उनके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो भी आर्टिकल 32 प्रयोग करते हुए कहाँ चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही अगर आपके जैन धर्म के लोग हैं और वो क्या, जैन धर्म में आपका दिगंबर एक शाखा होती है, वहाँ उस संस्था के जो लोग होते हैं वो ऐसे नंगे रहना चाहते हैं। ठीक है, नंगे रहते हैं, तो अगर कोई कहे कि नहीं आपको कपड़ा पहनना है तो ये नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, उनके धार्मिक स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। अगर वो चाहें तो अगर इसका हनन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना बेहतरीन हमारे संविधान बनाने वालों ने आपके इस आर्टिकल को दिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संवैधानिक उपचार यानी कि आर्टिकल 32 से होता क्या है। अब देखो, इसके बारे में और चीज़ हम देख लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारे मूल अधिकार का संरक्षक कहलाता है। और ये क्या होता है, गारंटर होते हैं। गारंटर कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो, यानी डॉक्टर के पास जाते हो, अगर कोई बीमारी होती है तो उसके पास क्या होता है, अगर ऑपरेशन करना है, सपोज करो अगर ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर क्या किस चीज़ का यूज़ करेगा, तो डॉक्टर यूज़ करेगा अपने जो छुरा और कैंची जो होता है जिसे काटता है, जिसे ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन अपारेटस का प्रयोग करेगा। वैसे ही अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो डॉक्टर जैसा ही मानो आप, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसका उपचार करेगा। कैसे उपचार करेगा, तो वो न्यायिक कार्रवाई करते हुए रिट जाहिर करेगा। क्या जाहिर करेगा, रिट जाहिर करेगा। ठीक है, और आपके कितने रिट होते हैं, तो ये आपके 5 रिट होते हैं और इसी को आप क्या बोलते हो,
ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट ऑर्डर देगा, जिससे क्या होगा, आपके मूल अधिकार का रक्षा होगा। तो आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि हमारे संविधान में कितने रीट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कितने रीट जाहिर कर सकते हैं। तो कितने हैं, टोटल 5 रीट होते हैं। समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि कौन कौन से आपके 5 रीट हैं। तो देखो 5 रीट में आपका पहला जो है वो है हैबियस कॉर्पस। ठीक है, अब आप नाम पे ना जाना कि हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है। ये आपका कोई इंग्लिश और कोई कानूनी नेम नहीं है, ये एक आपका लैटिन वर्ड है। क्या है, एक लैटिन नाम है जिसका मतलब होता है, यानी कि हैबियस कॉर्पस का मतलब निकालोगे, इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि शरीर प्रस्तुत करो। ठीक है, क्या करो, शरीर प्रस्तुत करो 24 घंटे में। अब देखो इसके क्या आप समझ रहे हो, अब इसको आप एग्जाम्पल की तरह समझो कि सपोज करो आपको कोई पुलिस थाने ने, यानी कि कोई थाने में आपको गिरफ्तार किया गया और आपको 24 घंटा हो गया है और आपको जज के सामने पेश नहीं किया गया है और आपके पूरे परिवार वाले परेशान हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, तो आपके पास ये ऑप्शन बचता है, आपके जो संविधान है आपको ये पावर देता है कि आप इस टाइम आर्टिकल 32 का प्रयोग करो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। ये भी आपका क्या है, मूल अधिकार है। तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओगे आर्टिकल 32 के तहत और आप कहोगे सुप्रीम कोर्ट से कि हमारा जो व्यक्ति है वो क्या है, वो गायब है, यानी कि उसको थाने ने उठाया है और अभी तक उसका कोई पता नहीं है। तो इस टाइम जो आपका सुप्रीम कोर्ट होगा यानी या फिर हाई कोर्ट होगा, वो हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या करेगा, ये रिट जाहिर करेगा उस थाने को लेके। ठीक है, तो वहां थाने पे ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण जाएगा और ये आदेश जाएगा, यानी कि ये रिट होगा कि आप जो व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए हो उसको सशरीर 24 घंटे के अंदर क्या करो, पेश करो। समझ में आया। तो आपको समझ में आ गया होगी हैबियस कॉर्पस क्या होता है, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। तो देखो ये जो आपका रिट है ये आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या है, सबसे बड़ा रिट है। क्या है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट होता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसमें आप एक चीज और देखना कि ये होता है कि अगर आपको गिरफ्तार किया गया है नॉर्मल केस में, अगर आपको 24 घंटे में प्रस्तुत नहीं किया गया है जज के सामने, तो ये लागू होता है। और दूसरा एक गिरफ्तारी होती है जो कि आपका होता है निवारक निरोध कानून। ठीक है, आप जानते हो कि प्रिवेंशन डिटेंशन। ठीक है, अगर इसके तहत आपकी कोई गिरफ्तारी हुई है तो अगर आप आर्टिकल 32 के साथ ऐसे भी जाओगे तो वो कोई भी रिट जारी नहीं करेगा। अगर निवारक निरोध कानून के ऊपर निवारक कानून से आप गिरफ्तारी हुई है तो आपके पास पुलिस को ये पावर है कि वो 3 महीने तक बिना कोई आपको पेश किए हुए वो क्या कर सकती है, वो आपको डिटेन कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल केस में आपको ये रिट जाहिर होता है, तो आपका सशरीर प्रस्तुत करने का जो आपका रिट होता है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। लेकिन अगर निवारक निरोध कानून है तो ये फॉलो नहीं होता है। तो समझ में आया। तो ये किसको जारी होता है, तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल को जारी होता है, यानी कि थाने को जारी होता है। कौन, हैबियस कॉर्पस। अब हम आगे चलते हैं और जो हमारा दूसरा रिट है उसके बारे में देखते हैं। तो देखो जो हमारा दूसरा रिट है वो है मैंडेमस, जिसको आप हिंदी में बोलते हो परमादेश। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वी कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं। कौन आदेश देगा, आपका सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट आदेश देता है। किसको ऑर्डर देता है, तो आपके जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं यानी कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको आदेश दिया जाता है। ठीक है, किस लिए, कि जब कोई सरकारी कर्मचारी यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी पब्लिक ड्यूटी क्या है वो सही से नहीं कर रहा है तो क्या जारी होता है, परमादेश, यानी कि सबसे परम आदेश जारी होता है। कौन आदेश जारी करेगा, आपका हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आप इसको कैसे आप समझ सकते हो, तो इससे आप समझने के लिए क्या करो कि देखो कि अगर आपने शिक्षा ग्रहण किया होगा, यानी कि आप कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ते हो और वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके सरकारी स्कूल के जो मैडम और जो सर है, यानी सब मैडम का एग्जांपल लो, अगर मैडम जो है वो पढ़ाने के बजाय वो क्या करती हैं क्या, वो केवल सीरियल की बातें कर रहे हैं लोग, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपना कार्य सही से नहीं कर रहे हैं। वो एक पब्लिक सर्वेंट होते हुए वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। तो आप आर्टिकल 32 के थ्रू जा सकते हैं, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपको
21 के क के अनुसार क्या है, आपके पास अधिकार है शिक्षा का अधिकार, और आपका ये अधिकार हनन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट। और आपका जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो परमादेश जारी करेगा, कि यानी कि आदेश देगा, ठीक है, किसको, आपके उस संस्था को, कि हाँ आप ऐसा ऐसा करो। अगर वो नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। समझ में आया कि आपका मैंडेबस यानी कि परमादेश क्या होता है। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसको आप देख लो। परमा जो देश है वो भी आपके सरकारी यानी कि पब्लिक सर्वेंट को ही जारी होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें आपका जो परमादेश है वो प्रेसिडेंट और जो आपके गवर्नर होते हैं, ठीक है, इनके खिलाफ यानी कि जारी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट और या राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं इन पे कोई भी परमादेश जारी नहीं होगा। इतना समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा रीट है वो है को वारंटो, जिसका मतलब होता है अधिकार परीक्षा। क्या होता है, अधिकार परीक्षा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये देखो कि अगर कोई कर्मचारी पद है, ठीक है, उसकी संवैधानिक जांच करने के लिए क्या होता है, आपका अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। देखो इसमें क्या होता है कि जब कोई कर्मचारी है वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो उस टाइम आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी कर सकती है। कौन, को वारंटो रिट जारी कर सकती है। इसमें क्या होता है, उसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो। सपोज करो कि एक कोई फर्जी व्यक्ति है और वो क्या कर रहे हैं, फर्जी नौकरी कर रहे हैं, यानी कि कोई उसने पेपर नहीं दिया ना कुछ भी किया और डायरेक्ट उसकी ज्वाइनिंग हो गई है, और आपको पता चल गया कि ये जो पर्सन है वो क्या है, वो फर्जी है। तो आप क्या कर सकते हो, उस कर्मचारी के पद की संवैधानिक जांच करा सकते हो आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए, और आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, को वारंटो जारी करेगा, और उसके जो सीनियर ऑफिसर है उससे पूछेगा कि ये जो पर्सन है जिसके खिलाफ आपने दायर किया है, तो आप उससे पूछेगा कि आप बताओ इस व्यक्ति का, आप फॉर्म बताओ कि इसने कब फॉर्म फिल किया, इसके पीटी का रिजल्ट क्या था, मेंस का रिजल्ट क्या था, इंटरव्यू का रिजल्ट क्या था। यानी कि उसके पद की संवैधानिक जांच होगी। अगर जांच सही पाया जाता है कि उसने फर्जी तरीके से नौकरी पाया है, तो उसका जो पद होगा वो तो समाप्त होगा ही होगा, और साथ में जितने टाइम तक उसने क्या किया है, जॉब किया है, उसका सैलरी वसूला जाएगा। समझ में आया कि को वारंटो क्या होते हैं। अब इसी का एक और एग्जाम्पल लो। आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो कभी कभार क्या होता है कि जो पुलिस होते हैं वो, उनका काम क्या होता है, उन पुलिस का काम होता है मेनली आपका सुरक्षा, प्रोटेक्शन को लेके होता है, वो सुरक्षा जांच करते हैं। लेकिन पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है कि वो आपके टिकट को चेक कर सके, ठीक है। टिकट चेकिंग का किसके पास अधिकार होता है, तो वो आपके रेल के टीटी का होता है। अगर कोई पुलिस जो टीटी चेक कर यानी कि टिकट चेक कर रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम कर रहे हो। आपका काम है क्या करना, आपका काम है प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा की जांच करना, ना कि टिकट चेक करना। टिकट चेक करना टीटी का काम है। तो अगर वो नहीं मानता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, और क्या बता सकते हो, अधिकार परीक्षा कर सकते हो, ठीक है, यानी को वारंटो जारी करा सकते हो। लेकिन आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। तो समझ में आएगी क्या होता है आपका अधिकार परीक्षा, ठीक है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आपको एक और मैं बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे क्या होता है कि आप देखे होंगे कि हॉस्पिटल में जब जाते हो आप, तो हॉस्पिटल में क्या होता है कि डॉक्टर होते हैं और कुछ जो सर्वेंट होते हैं, यानी कि जो चपरासी वगैरह होते हैं, तो जो इंजेक्शन वगैरह देने का काम होता है किसका होता है, तो वो आपको जो इंजेक्शन देगा वो कौन देगा, वो डॉक्टर ही दे सकते हैं, ना कि चपरासी देगा, ना कि पियोन देगा। लेकिन आप पाते हो कि आपका जो पियोन है हॉस्पिटल का, वही इंजेक्शन दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके खिलाफ भी कंप्लेंट दायर कर सकते हो। और आप ये दे सकते हो क्योंकि जो आपका आर्टिकल 21 कहता है कि आपके पास प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का क्या है, मूल अधिकार है। तो इसमें होता है क्या है कि वो आपके प्राण से खेल रहे हैं, क्योंकि उसके पास उस पद की क्या है, वो उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है पियोन का कि वो इंजेक्शन लगाए। तो आप क्या कर सकते हो, उस कर्मचारी के पद की संवैधानिक जांच कराओगे कि उसने, जो चपरासी होते हैं, उसने कैसे आपको इंजेक्शन दिया। तो इसके तहत भी आप क्या सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब तो समझ में आ ही गया होगा कि आपका को वारंटो क्या होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका रेट, वो है आपका प्रतिषेध यानी कि प्रोविजन। ये क्या होता है,
तो आपका जो ऊपर 3 वाले थे, पहला क्या था, हैबियस कॉर्पस, मैंडिबस और कोवेंटो, ये जो दायर किए जाते हैं और जो रिट जारी होते हैं ये आपके पब्लिक सर्वेंट पे होते हैं, ठीक है, जो आपके सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर रिट की जारी किए जाते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन जो आपके 2 आने वाले जो रिट हैं, जब आपका होगा प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, और जो दूसरा होते हैं वो होते हैं उत्प्रेषण यानी कि सर्जरी। ये जो 2 आपके रिट होते हैं ये आपके किस पे आते हैं, ये आपके लोअर कोर्ट पे आते हैं। तो देखो क्या होता है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन क्या होता है, इसका मतलब होता है टू स्टॉप या फिर फॉरबिड यानी कि स्टे लेना, रोक देना, क्या देना, रोक देना, ठीक है, क्या लेना, रोक देना, किसी कार्रवाई अगर हो रही है तो उसको क्या करना, उस पर स्टे ले लेना। इसको देखो आप कैसे इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अगर मान लो कि कोई एक बंदा है जिसने क्या किया कि उसने किसी को मान लो कि गलती से कोई पुलिस ने पकड़ा और उसको क्या किया, उस पर कोई चार्ज लगा के कोई छोटा मोटा गुनाह किया उसने, या फिर फर्जी तरीके से उसको पकड़ा गया और जो लोअर कोर्ट है वो क्या कर रही है, उसको मृत्यु दंड दे रही है, ठीक है, यानी फांसी की सजा सुना दे दी जा रही है। अब क्या हुआ कि अगर वो गलत तरीके से इसको हो रहा है यानी कि उसका अधिकार, उसका उल्लंघन करते हुए जो आपके लोअर कोर्ट है वो क्या कर रही है, उसको फांसी की सजा सुनाई दे रही है, तो आपका जो मुजरिम होगा यानी कि जो व्यक्ति होगा वो क्या कर सकता है, वो आपका आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और ये जो आपका प्रोसेस जो रनिंग है, जो आपका लोअर कोर्ट जो फैसला है उस पर क्या कर सकता है, उस फैसले पे स्टे ले सकता है, अन्यथा आपका लोअर कोर्ट उस व्यक्ति को फांसी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टे लेने के लिए क्या होता है, आपका ये आर्टिकल यूज किया जाता है यानी कि प्रोविजन रिट जारी किया जाता है। कौन जारी करता है, अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को, ठीक है, कौन देता है, अपर कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने लोअर कोर्ट के वर्क को रोकने का क्या देती है, ऑर्डर देती है। कब ऑर्डर देगी, जब कोई लोअर कोर्ट अपने अधिकारों का क्या करे, उल्लंघन करके फैसला सुनाती है, ठीक है। ये आपका कंटिन्यू प्रोसेस में होता है, तब आपका स्टे ऑर्डर लिया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला, ठीक है, अगला देखते हैं, लेकिन अगले देखने से पहले हम एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे जिससे आपको पूरा ये प्रोविजन जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। देखो सपोज करो कि आपका लखनऊ में, ठीक है, आपका लखनऊ में कोई मर्डर हुआ है, ठीक है, और इसका जो जांच हो रहा है और जो मान लो कि इसका जो कार्रवाई हो रही है, मतलब न्यायिक इसका जो चीजें हो रही हैं वो आपके कानपुर कोर्ट में हो रहा है। तो आप बताओ कि क्या ये कानपुर कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है, तो नहीं है, तो इसकी कार्रवाई कहाँ होनी चाहिए, तो इसकी जो सुनवाई होनी चाहिए वो लखनऊ कोर्ट में होनी चाहिए। लेकिन जो कानपुर कोर्ट है वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इस पे आप स्टे ले सकते हो इस प्रोसेस पे, ठीक है। तो आप समझ गए होगी कि प्रोविजन जो रिट होता है वो कब जारी किया जाता है, तो अगर कोई लोअर कोर्ट है वो अपने अधिकारों का उल्लंघन करके क्या करती है, फैसला ले रही है या फिर कोई प्रोसेस कर रही है, उस पर क्या कर सकते हो, स्टे ले सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिषेध क्या होता है। अब हम अगला जो रिट है उसको देखते हैं। ये हमारा लास्ट रिट है जो कि है 5वां, ठीक है। ये होता है आपका उत्प्रेषण या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्जरी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पूर्णतया सूचित कीजिए, ठीक है, किस क्या कीजिए, पूर्णतया सूचित कीजिए। ये किसको जारी होता है, तो ये आपके अपर कोर्ट जो होते हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जारी कर सकता है, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी लोअर कोर्ट को जारी कर सकता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी कर सकता है। तो ये आपके हाई कोर्ट जो होते हैं वो लोअर कोर्ट को जारी करते हैं। इसको जारी कब किया जाता है, इस रिट को जारी कब किया जाता है, तो ये होता है फैसले के बाद, यानी कि कोई लोअर कोर्ट है उसने फैसला दे दिया है और फैसला देने के बाद ये पाया गया कि जो लोअर कोर्ट था वो उसके क्षेत्राधिकार में ही नहीं था केस, ठीक है, या फिर उसने अनुचित न्याय कर दिया या फिर उसने अप्राकृतिक न्याय किया। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका ऊपरी अदालत है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, वो निचली अदालत को अधिकार के बाहर फैसला सुनाए जाने पे वो क्या कर सकता है कि उसको उस पर रोक लगा सकता है और वो कहेगा कि हमको क्या करो, आप पूर्णतया सूचित करो, ठीक है। किसको, आप जो लोअर कोर्ट होगा वो अब हाई कोर्ट को क्या करेगा, पूर्णतया सूचित करेगा। तो आपको समझ में आ गया कि सर्जरी भी क्या होता है। अब देखो, अब हम देखते हैं इसको आप कैसे याद कर सकते हो ट्रिक से। तो इसको याद करने का ट्रिक ये है, आपको एक फ्रेज याद करना होगा, जैसे ये है, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। 2 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार।
देखो इसमें कैसे आप पांचों रेट को याद कर सकते हो। देखो बंदी से क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से क्या होगा, प्रतिषेध, परमेश्वर से क्या होगा, परमादेश, उसका से क्या होगा, उत्प्रेषण, और अधिकार से क्या याद कर सकते हो, अधिकारपेक्षा। तो ये आपके 5 रेट को याद करने का ट्रिक हो गया। तो इतना तो समझ में आ गया कि आपका आर्टिकल 32 क्या है, और आर्टिकल 32 में आपका सुप्रीम कोर्ट को या फिर आपके हाई कोर्ट को कौन कौन से रेट जारी करने के पास आपके पास पावर है। अब एक चीज़ और आता है कि जो आपका हाई कोर्ट है उसमें भी अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो वो भी रिट जाहिर कर सकता है, किसके थ्रू, आर्टिकल 226 के थ्रू। अगर मान लो कि आपका कोई मूल अधिकार हनन हो रहा है तो या तो आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, या फिर आप कहाँ जा सकते हो, आप जा सकते हो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हुए। अब देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से केस में हाई कोर्ट का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पावर से ज़्यादा है। तो किस केस में होता है, तो ये होता है आपके रीट जारी करने के क्षेत्र में। देखो कैसे, देखो जो आपका आर्टिकल 32 है, अगर आपका सुप्रीम कोर्ट है वो रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, और जो आपका हाई कोर्ट है वो रीट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। अब जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो केवल रीट जारी करेगा केवल मूल अधिकार का रीट, ठीक है, किसके तहत, मूल अधिकार से अगर कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो वो सुनेगा। लेकिन जो आपके हाई कोर्ट है वो मूल अधिकार का तो कार्रवाई सुनेगा ही, यानी कि जो मूल अधिकार का प्रॉब्लम है वो भी सुनेगा आपका। अगर वो मूल अधिकार को छोड़ के कुछ अन्य प्रॉब्लम है, जैसे आपको मान लो कि कोई कानूनी अधिकार है आपका, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो भी आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अगर आपको कानूनी अधिकार की कोई अवहेलना हुई है और आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो आर्टिकल 32 के तहत, तो आपको क्या कर देगा, सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा और आपको कहेगा कि कानूनी जो अधिकार है वो आपका मूल अधिकार नहीं है, और आपको कानूनी अधिकार के लिए कहाँ जाना होगा, आप जा सकते हो आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हुए हाई कोर्ट, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ऐसा क्यों बनाया गया, ऐसा इसलिए बनाया गया कि सपोज करो कि अभी आप पटना में हो, ठीक है, पटना में हो, अगर आपका कोई मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो अगर आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हो अगर सुप्रीम कोर्ट जो जाओगे, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका कहाँ है, दिल्ली में है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा दूरी होगा। लेकिन आपके संविधान ने ये दे दिया है कि अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो उतना दूर, तो आप क्या करो, आर्टिकल 226 का प्रयोग करो, आप कहाँ चले जाओ, हाई कोर्ट। तो आप क्या कर सकते हो, पटना के हो तो पटना के हाई कोर्ट में जा सकते हो, अगर आप मान लो कि सिक्किम के हो तो सिक्किम के कोर्ट में जा सकते हो। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आर्टिकल 32 का ही प्रयोग करो और आप सुप्रीम कोर्ट में आओ। तो देखो कितना अच्छे तरीके से संविधान वालों ने ये सब जो आर्टिकल है उसको बनाया हुआ है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर दूरी भी ज़्यादा है, अगर मान लो कि दिल्ली से कोई स्टेट की दूरी ज़्यादा है, तो वो दिल्ली ना आके, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ना आके अपने मूल अधिकार की जो चीज़ें हैं अगर उसको सही कराना है, यानी कि मूल अधिकार का हनन हुआ है उसको उसकी जांच करानी है, तो आप 226 का प्रयोग कर सकते हैं, नज़दीक के हाई कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो आपका जो हाई कोर्ट का पावर होता है रिट जारी करने में उसका पावर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होता है। तो समझ में आ गया कि आपका कौन कौन से आपके रिट होते हैं और कैसे आपका जो हाई कोर्ट होता है वो सुप्रीम होता है सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करने में, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके जो पीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बार हम लोग जो हमने पिछला देखा था, तो हम लोग 1 से लेके जो आपके 11 तक जो आर्टिकल है उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं जल्दी से। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने इंट्रोडक्शन देखा था किसका, हमने इंट्रोडक्शन देखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद हमने देखा था पार्ट 1, क्या देखा था, पार्ट 1। पार्ट 1 किससे रिलेटेड है, पार्ट 1 आपका है संघ एवं उसका राज्य छत्र। इसमें किसके कितने आर्टिकल हैं, 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 क्या कहता है, संसद क्या कर सकते हैं, संसद क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 ये कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहते हैं, आर्टिकल 4 ये कहते हैं कि आर्टिकल 2 और 3 आर्टिकल 368 के क्या होंगे, बाहर हो गए। तो ये आपका पार्ट 1 इतना तक समाप्त हो जाता है। फिर पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में आपका नागरिकता है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल है, 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल है। आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 5 कहता है प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 6 क्या कहता है, जो पाकिस्तान से इंडिया है उनको नागरिकता।
आर्टिकल 7 क्या कहते हैं कि जो इंडिया से पाकिस्तान गए फिर क्या आ गए, इंडिया आ गए, उनको नागरिकता। फिर आपका आर्टिकल 8 क्या कहते हैं कि विदेशी प्रवासी जो हैं उनके जो लड़के होंगे, अगर मान लो कि कोई यहाँ का व्यक्ति है और उसके लड़के विदेश में हो रहे हैं तो उसको भी नागरिकता मिलेगी, क्योंकि उसके माता पिता कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। ठीक है। आर्टिकल 9 क्या कहते हैं, आर्टिकल 9 कहते हैं कि अगर कोई पर्सन है जो दूसरे देश का नागरिकता ले लेता है तो उसका यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 क्या कहते हैं, आर्टिकल 10 कहते हैं कि नागरिकता बना रहेगा जब तक कि आप कोई अन्यथा कार्य ना करें। ठीक है। आर्टिकल 11 कहेगा कि जो संसद है वो नागरिकता से रिलेटेड कानून बना सकती है, और इस पे किसका ज़्यादा अधिकार होगा, तो गृह मंत्रालय ये सब करता है। तो ये हो गया आपके आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 11 तक। और हमने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे 12 से लेके हमने 31 तक आर्टिकल आपको बता दिया था, यानी कि क्विक रिविजन करा दिया था। तो इससे क्या होता है ना कि अगर आप जब बार बार चीज़ों को रिवाइज करते हो तो आपके क्या होता है, आपको याद हो जाता है पूरी चीज़ें। तो आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है वो पसंद में आया होगा और पूरे के पूरे जो आर्टिकल हैं वो आपको याद हो गए होंगे। तो हमने आज कवर कर लिया आर्टिकल 32 तक, और जो 5 रेट है उसको हमने पूरे अच्छी तरीके से जान लिया। अब जो रिमेनिंग जो आपके पार्ट 3 के जो 2 आर्टिकल बचे हैं, 3 आर्टिकल बचे हैं, 33, 34 और 35, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।